Welcome, class 9th, Force and Laws of Motion. Physics lecture 4. तो लास्ट लेक्चर तक हमने न्यूटन के थर्ड लॉ तक कंप्लीट कर चुके हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने कर लिया है 3 लेक्चर्स में। अब हमारा फिर दोबारा हम शुरू होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब हम उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, यूनिट देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम उसकी फिर बात करेंगे। फर्स्ट लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं होती, फर्स्ट लॉ सिंपल ही होता है और सेकेंड लॉ से उसकी डेरिवेशन शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज यहाँ से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ देखेंगे। डेफिनेशन आपको आती है, स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on it। ये आपको डेफिनेशन पहले करवाई हुई है। मैथमेटिकली इसको हम देखेंगे। अब जो भी ये डेफिनेशन है, पहले आपको डेफिनेशन 101% आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन आपको नहीं आएगी तो आप फॉर्मूला डेवलप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये क्या है कि लेट कर लिया कि मास उस बॉडी का m है, वेलोसिटी उस बॉडी की v है। ठीक है, इनिशियल u है, फाइनल v है, जैसे हमने पहले भी किया था। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हम लिखेंगे, मोमेंटम इनिशियल क्या होगा? m इंटू यू। वेलोसिटी लिखनी है ना, फाइनल क्या होगा? m इंटू वी। तो चेंज इन द मोमेंटम क्या होगा? एम बी माइनस एम यू। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल काम हुआ ये। अब आ गए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी रेट लगेगा तो टी से डिवाइड, टाइम से डिवाइड होना है। तो क्या बनेगा? एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। आप एम को कॉमन निकाल सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चाहे आप जैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को हमने इसको इस पूरी टर्म के डायरेक्टली, आप मैंने बोला था ऐसे भी लिख सकते हो, लिख दिया। तो आप इस टर्म को जानते हो कि ये वाली टर्म क्या होती है? ए होती है, तो इसको हम ए लिखेंगे। वी नो दैट v माइनस यू अपॉन टी, ये मैं नहीं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बिकॉज हमने पीछे वाले चैप्टर में इसको किया है। ये कहाँ से आया मुझसे पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ना हो कि आप पूछो कि ये कहाँ से आया। मैंने इसलिए बोला है कि पीछे वाला चैप्टर आपको ऐसे आना चाहिए कि टिप्स पे होना चाहिए आपको। अगर वो आएगा तो ये चैप्टर आसान होगा, अगर वो नहीं आएगा तो ये तो भूल ही जाओ ना फिर। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M इंटू ए होगा। तो इसको डायरेक्टली, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं हम इसे, इसको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगता है, तो F इज इक्वल टू के M इंटू ए होगा। ये पहले भी मैंने ये बात पीछे वाले लेक्चर में बताई है, मगर ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ये डेरिवेशन है, इसको ऐसे ही करना है। आप इसको पॉज करके लिख सकते हो पूरी की पूरी चीज़ को। ठीक है, आपकी बुक पे भी लिखी होगी वैसे तो। K is the constant proportionality। ठीक है, नाउ वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स 1 kg। ये भी मैंने आपको बताया, K की वैल्यू 1 लेनी है, बाकी सब की वैल्यू 1 लेनी है, तो 1 न्यूटन फोर्स हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, तो ए यूनिट ऑफ मास kg एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है जी, यहाँ पे फोर्स क्या होगी? फोर्स इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बनाने जा रहे हैं केजी। एक्सेलेरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरी इसकी ये वाली फोर्स की एक यूनिट हो गया। तो ये यूनिट बड़ा बड़ा बहुत बड़ा है, तो न्यूटन ने इसका यूनिट अपने नाम से दे दिया कि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। वैसे असल में इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, एक्चुअल में यही बनता है, मगर न्यूटन ने अपने नाम पे दिया, उसने ये पूरा नाम नहीं लिखा,
उसने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, तो हमें अंडरस्टूड है कि न्यूटन लिखा होगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो, ठीक है। ऐसा ही यूनिट में चलना है, नहीं तो इसकी छोटी बहन भी है, उसका नाम है डाइन, ठीक है वो, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो ए न्यूटन होता है, न्यूटन होता है एमकेएस सिस्टम में, तो डाइन होती है DYNE, ठीक है। तो ये होती है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम मैंने पहले चैप्टर में शुरू में पढ़ाए थे, ठीक है, जब भी शुरू किया था। सिस्टम से शुरू करता हूँ मैं, सिस्टम आने बहुत जरूरी है। 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, मीन्स सीजीएस सिस्टम उससे छोटा यूनिट है, ठीक है। तो डाइन इसका छोटा यूनिट है न्यूटन का, ठीक है। मैं ऐसे ही बताता हूँ, इसका इसकी बहन है एक डाइन, डाइन आप समझते हो ना, हाँ वो वाली। तो एनी हाउ, तो 1 न्यूटन बेटे आपको पहले भी बताया था, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इज दिस। Thus, 1 unit of force is defined as the amount of produced acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in an object 1 kg। आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार आती है, ठीक है जी। 1 वाली डेफिनेशन आपको बहुत बार एग्जाम में मिल जाती है। तो अब आगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ये वाली एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, इस पे कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। ए फोल्डर पुल्स हैंड बैकवर्ड, बल्कि अब क्या है कि एक फील्डर है जो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों करता है, जब भी वो किसी बॉल को कैच करता है, पकड़ता है, तो आपने हाथ को, आपने देखा होगा, क्रिकेट देखी होगी, उसमें वो जब कैच करता है तो हाथ को पीछे की तरफ का टर्न करता है, आप भी पकड़ के देखो तो पीछे की तरफ वो क्यों करता है, बिकॉज उसका वो मोमेंटम कम कर रहा है। क्या कर रहा है, मोमेंटम कम कर रहा है। वो कहता है कि उसकी जो मास है वो 1 kg होगा, जहाँ ½ kg होगा बॉल का मास, जितना भी है। स्पीड बहुत होती है, आपने देखा होगा कि वो बताते हैं 140, 180, 200, ऐसी स्पीड से जब वो बल्ला मारते हैं तो ऐसी स्पीड से बॉल निकलती है, बॉल निकलती है तो स्पीड बहुत है, स्पीड बहुत है, तो अगर आपको हिट करेगी तो चोट होगी, चोट लगेगी। वो बॉल जब पकड़ते हैं तो हाथ को आप ऐसे दीवार की तरह हाथ रखोगे आगे, तो क्या होगा कि आपके हाथ के हिट करके वो नीचे गिर जाएगी, आपके पकड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए आपने हाथ को पकड़ के हाथ को पीछे की तरफ खींचते हो आप बॉल पकड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीछे को खींचोगे तो उसकी आप जो है वेलोसिटी रिड्यूस कर लोगे, स्पीड रिड्यूस कर लोगे, स्पीड रिड्यूस होने के कारण उसका मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है, मोमेंटम कम हो जाता है। इसके कारण आप उस बॉल को पीछे की तरफ खींचते हो, आप इंजर ना हो जाओ तो आपसे वो बॉल पकड़ी जाए। 2 रीज़न है उसके, ठीक है। ये आपने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारा पढ़ लेना, मैंने नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है ये, ठीक है। दूसरी है ये वाली, दूसरी इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ, ये पहली वाली एप्लीकेशन थी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। एन एथलीट ऑफ ए लॉन्ग हाई जंप, अगर कोई हाई जंप लगाता है या लॉन्ग जंप लगाता है तो क्या होता है कि उसके नीचे बेड बिछाया होता है, जहाँ नीचे आप भी एथलेटिक देखते हो जब गेम्स होती हैं, तो वो कहते हैं कि कहीं से उसको डग करो, डग करने से क्या होता है कि वो थोड़ी सैंड हो जाती है, सैंड का मीन्स है वो फ्लफी हो जाती है, उस पर चोट नहीं, इंजर नहीं होता है पर्सन, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब एथलीट उस पर एक जंप लगाता है तो वो धीरे धीरे उसमें जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, अगर गद्दा है तो नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठने के कारण क्या होता है कि उसका क्या मोमेंटम जो है धीरे धीरे जीरो हो जाता है, धीरे धीरे होता है, सडनली जीरो हो जाए तो फिर वो आपको इंजर्ड करेगा, ठीक है। अगर आप ने हाई जंप लगाना है या लॉन्ग जंप लगाना है तो क्या करो, आपको बोलो कि रोड पे लगा दो, नहीं लगाओगे, पता है कि रोड नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है, नीचे नहीं बैठेगा तो आपके चोट लगेगी, आप इंजर्ड हो जाओगे। ये एक ही इसकी मेन कंसेप्ट ही इसका है, क्या है कि मोमेंटम को जीरो करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उसमें आपने मोमेंटम को जीरो करना है, ठीक है, मोमेंटम जीरो होना चाहिए तो बात बन जाएगी। ये दूसरी है, ये थर्ड है कि सीट बेल्ट आप पहनते हो पैसेंजर, ठीक है, तो वो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट आपको क्या करता है, रोक लेता है इंजर्ड होने से, तो आपके मोमेंटम को जो मोशन है उसको वो सडनली स्टॉप होता है, सडनली स्टॉप होने से आप क्या होता है आगे की तरफ
गिरते हो, आगे की तरफ गिरते हो, तो फिर क्या होता है, वो आपको रोक लेता है। ठीक है, आपका मोमेंटम को धीरे धीरे जीरो करता है। ठीक है, ये सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस थी। ये थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस है, मगर सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन ही आपके लिए अब इनफ है। आपने ये तीनों एप्लीकेशंस मैंने इस स्क्रीन पे लगा रखी हैं, एक को आपके पॉज करके 2 बार 3 बार पढ़ना है सारी को, कि आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर। वेलकम क्लास 9th, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर 5। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सब एप्लीकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आप देखोगे कि एप्लीकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आएंगी एग्जाम में, आएंगी, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, आपने इन एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ना है कि आपको आनी चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन। अब थोड़ी सी चेंज होगी, अब क्या, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस करनी है। डेफिनेशन बिकॉज हमने पहले भी कर ली थी, लिखनी बहुत ज़रूरी थी इसलिए लिखी हुई है। आपने डेफिनेशन के ऊपर ही एप्लीकेशंस बनती हैं, डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। रिकॉइल ऑफ गन। आप गन को, आपने तो नहीं चलाई होगी, जो भी पर्सन है गन चलाता है ना, उससे आप पूछो कि अगर आप गन चलाते हो तो वो शोल्डर पे रख के चलाते हैं गन को, बिकॉज वो क्या करती है, उसको पीछे को धक्का देती है। जब भी कॉइल निकलेगी, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जब वो बड़ी फोर्स से निकलती है, बड़ी छोटी सी है, आप देखोगे कि कॉइल, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉइल जो है, गन है, वो थोड़ी सी पीछे को जाती है, मगर जो है गोली बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, जो गन की बुलेट होती है बहुत दूर तक जाती है। ये बुलेट का मास कम है, गन का मास ज़्यादा है, और पीछे आप खड़े हुए हो, आपका भी फोर्स है ना, आपका भी मास इंक्लूड हो रहा है, तो मास ज़्यादा होने के कारण आप पीछे को नहीं गिरते हो। नहीं तो जितनी दूर गोली जाए उतनी दूर पर्सन भी चला जाए पीछे को, ऐसे ये न्यूटन साहब ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर गोली इतनी दूर जाती है तो पर्सन क्यों वहां पे खड़ा रहता है भाई, वो भी इतनी दूर जाके पीछे को गिरे। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता है? कहता होता ऐसे ही है, न्यूटन साहब ने बताया कि होता ऐसे ही है, मगर बात ये है कि बुलेट का मास बहुत कम है, उसका इनर्शिया कम हो जाता है। ठीक है, उसका मास बहुत कम है, उसका मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम होने के कारण वो बुलेट बहुत दूर जाती है, मगर पर्सन नहीं गिरता है। ठीक है, पर्सन की शोल्डर पे ऐसे है कि शोल्डर को पीछे को झरक लगती है, मगर ये नहीं है कि वो पीछे को गिर जाता है। शोल्डर को झरक लगती है, उसको पता है कि हाँ भी कॉइल निकली है, गोली निकली है, बुलेट निकली है, तो ये पीछे को धक्का लगाएगा। ठीक है, ये वाली भी आपने एप्लीकेशन पढ़नी है। वॉकिंग ए पर्सन इज एबल टू वॉक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बड़ा, ये तो क्या बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है कि एक पर्सन जो है वो चलता है, कैसे चलता है? वो आगे को नहीं चलता है, कोई भी पर्सन आगे को नहीं चलता है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। हर पर्सन क्या करता है कि धरती को पीछे को धकेलता है, वो चाहता है कि धरती को पीछे को धकेल दूं। पीछे को धकेल, धरती को वो धकेल नहीं सकता, बिकॉज धरती बहुत बड़ी है। ठीक है, उसका मास बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो मोमेंटम है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो पर्सन क्या है, वो धरती को धकेलने के चक्कर में खुद आगे चला जाता है, और आगे जाता है, और आगे जाता है। धरती ग्राउंड को पुश करता है, वो पीछे को धकेलता है, आप आगे को जाता है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ उस पे एबल करता है। चलने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, स्विमिंग के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ, आप क्या करते हो, पानी को पीछे को धकेलते हो, आप आगे को चले जाते हो। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ही लाजवाब है। आपने एप्लीकेशन यहाँ पे पॉज करके जरा पढ़नी है इनको। ठीक है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब आगे है बोट जो होती है, बोट समझते हो ना, उसको क्या है, चप्पू लगा लगा के पीछे को धक्का लगाते हो,
तो वो आगे को चली जाती है, ठीक है। तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ, ये भी एप्लीकेशन है एक, ठीक है। वो तो स्विमिंग वाली ही हुई है, सेम ही है, ठीक है। आगे है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या था, इफ an object applied in a force on each other, no external force, their final momentum remain the same, ठीक है। हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम जीरो हो जाए जब फाइनल मोमेंटम सेम रह जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी बड़ी अच्छे से ये बनाया मैथमेटिकली, इसको हम सॉल्व भी करेंगे, और समझने की बात है, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है समझने की। तो अभी नहीं हम समझेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। मैंने ये लेक्चर छोटे नहीं हैं, आप समझो कि ये लेक्चर छोटे हैं, ठीक है। तो आप करो ही कुछ ना, तो ये नहीं है, ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ की एप्लीकेशन अब मैंने बताई है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप पढ़ सको आपको आनी चाहिए, अपने नोटबुक पे नोट करके लिखनी है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई एप्लीकेशन में से आएगा, 101% आया, आता ही है, हर बार आता है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही आगे टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।